रहती है शबो रोज में बारिश सी तेरी याद, ख्वाबों में उतर जाती हैं गंगोर सी आंखें। इस खूबसूरत शेर के खालिक जो दियारे गैर में मौजूद हैं, अफजाल नवीद। आज हम उनसे आपका तारुफ करा रहे हैं। अफजाल नवीद का ताल्लुक तो पाकिस्तान से है। हम अगर उनका तारुफ कराएंगे तो वो कुछ और तरह का होगा। हम उन्हीं की जबान से उनके बारे में पूछते हैं। तो पहले तो हम उन्हें अपने प्रोग्राम रूबरू रजा सदीकी में खुशामदीद कहते हैं। नवीद भाई, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं हाजिर खिदमत हूँ। अच्छा, ये हमारा अपने मेहमानों से, चूंकि हमारे प्रोग्राम के देखने वाले ये चाहते हैं कि वो अपने मेहमान के बारे में जान सकें कि वो कौन है, कहाँ रहे, कैसे हैं, कहाँ तक तालीम हासिल की, यानी कि वो उनके बारे में, उनकी जातियत के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। फिर हम आपके अदबी शख्सियत की तरफ आते हैं। तो कुछ बताइए अपने बारे में। जी, मैं चिन्योट में पैदा हुआ और चिन्योट की फ़िज़ा में एक ख़ास तरह की तासीर थी। शायद एक ख़ास तरह की कदीम तहज़ीब वहाँ से झलकती थी उन गलियों से, और मुझे शुरू से ही वो एक फ़ैंटेसी और दरियाए चिनाब का किनारा, और उसने इस हद तक मुझे एक शेरी कैफ़ियत में समझें कि घेर लिया कि मैं जब उठा, जब मुझे होश आया तो मैं पहले ही कुछ ना कुछ शेरी दुनिया से हमामेज़ हो चुका था। मेरे स्कूल में ख़ास तौर पे इस्लाह हाई स्कूल चिन्योट में जो अदबी फ़िज़ा थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इस सतह पर तक़वियत दी कि मैं कुछ लिखना शुरू कर दिया। मैं तभी 8वीं क्लास के आखिर में, समझे 13 साल 14 साल की उम्र में, मैं अपने स्कूल की जो असेंबली थी वहाँ मैं मेरे तराने और उससे हमारी असेंबली शुरू होती थी। तो फिर वहीं पे कुछ उस्ताद में मिले जो कि अदबी तौर पर बहुत एक्टिव थे, और उनकी तालीम और तरबियत ने मुझ में उर्दू अदब की तरफ राग़िब होने की समझे कि एक राह निकाली। और जब मैं 9वीं जमात में था, यानी 14 15 साल, 14 साल कह सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी कोई 200 गज़लें कह चुका था। यानी कि और चिन्योट। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 गज़लें, उसके बाद एक और फ़ेज़ आई, उसमें मैंने 100 गज़लें, और एक्चुअली मैंने नसरी नज़्म से अपनी शायरी का आगाज़ किया, और उसके बाद मैं गज़ल की तरफ आ गया। और जब 300-400 गज़लें मैंने कह लीं, जिनमें वज़न की भी कैफ़ियत ठीक थी। अ, मेरा वज़न के बारे में जो चिन्योट में जो थी, ये मैं छोटी-सी कहानी आपको सुना देता हूँ कि चिन्योट में तो उर्दू गज़ल में जो वज़न की या उसके पैरामीटर्स, वो तब तक मुझे शऊर तो था, लेकिन लाशऊरी शऊर था। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे दाखिला मिला मैट्रिक करने के बाद चिन्योट से, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ मेरे बीबीसी लंदन में होते हैं शाहिद मलिक साहब, वो मेरे अंग्रेज़ी के टीचर बन गए, और उन्होंने पहली क्लास के पहले दिन ही एफएससी के, मुझे अपनी इंग्लिश की क्लास में मुझे उन्होंने कहा कि कोई आप में से शायरी करता है? तो सब ने मेरी तरफ इशारा किया, शायद मैं ही उन्हें मेरे चेहरे पे की फ़िज़ा थी शायद, या मैं मुझे किसी धुंधले से किसी फ़िज़ा में उन्होंने भाँप लिया कि ये बंदा शायर ही हो सकता है। तो मैंने तब गज़ल सुनाई, और जब मैंने क्लास में पहले दिन ही गज़ल सुना दी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में,
तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ इसलिए था कि शाहिद मलिक ने कहा कि ये ग़ज़ल की फ़िज़ा पर बात करने से पहले मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि ये ग़ज़ल बाकायदा वज़न में है। तो उसके बाद और उन्होंने कहा कि ये इस उम्र में फर्स्ट ईयर में बाकायदा वज़न में पूरी ग़ज़ल कह देना यही बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन है। ये लाहौर की बात कर रहे हैं आप? जी, जी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे मैट्रिक के बाद दाखिला मिल गया था। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा कि जी गवर्नमेंट कॉलेज में के आपने जिक्र किया था एक में कि जी आपने पहली गजल जो कही, काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे। तो जब आपने ये वाली गजल कही और आप गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल से जब आप पार्क टी हाउस गए, तो वहां आपने जो सीनियर्स थे वहां पे मौजूद, जिन जहां आप आते जाते रहते थे, तो वहां आपने जो जब ये सुनाई, तो वहां पे किसी सीनियर ने आपसे कहा कि जरा मुड़कर तो देखिए। तो वहां बाहर आपने जब पार्क टी हाउस का जो मंजर है उसके बाहर से जो दरख्त वगैरह मौजूद हैं और वहां से बारिश हो रही थी, तो ये जरा वाक्य तो सुनाइए, क्योंकि ये एक दिलचस्प वाक्य है जो जो आपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। तो मुझे वो याद आ गया क्योंकि आपकी इस गुफ्तगू से जो है, तो कुछ बताइए कि ये क्योंकि जो जो मौसीकी है उसमें तो बारिश होना तो नजर आता है, लेकिन बारिश का जिक्र करते हुए शायर जब गजल पढ़ रहा हो तो उससे बारिश का हो जाना जो है ना, ये एक वाकई ही लाजवाब वो है। एक्चुअली ये वाकया मैं बताता हूँ। मेरे भाई हैं अबरार अहमद, अ, वो उर्दू नज्म के समझे कि आजकल उनका ज़फ़र इकबाल भी बहुत कॉलम लिख रहे होते हैं उन पर, उनकी नज़में भी आ रही होती हैं। तो मेरे भाई ने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब दाखिले का वक्त आया, तो मैं तो बहुत छोटा सा था और मेरी ग्रोथ थोड़ी सी लेट थी, इस लिहाज से कि कुछ कुछ था कि जिसने मुझे मैं लेट हो गया, लेकिन मेरे भाई ने अ, मुझे जब वहाँ के हॉस्टल में यानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा मेरिट पे आ गया और फिर भाई ने जब मुझे हॉस्टल की का कमरा कहा कि ये तुम्हारा कमरा है, और फिर वहाँ के वहाँ इकबाल हॉस्टल था, तो मुझे फिर अल्लामा इकबाल का कमरा भी मिल गया। जहाँ वाह। वो रहते रहे थे, वो इकबाल हॉस्टल था, तो उनका कमरा मुझे मिल गया। तो एक लेकिन जो इकबाल हॉस्टल की जब जो फिजा थी, वहाँ मुझे लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। अब सही। मैं लाइब्रेरी में ही रहता था ज़्यादा देर, तो मैं लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी में पढ़ता रहा। वहाँ मुनीर न्याज़ी को पढ़ा की किताब थी, वहाँ अ, कुछ और शायरों की किताबें थी जिनको मैं पढ़ते-पढ़ते मुझ में एक ख़ास तरह की, समझें कि एक चिन्योट से जुदाई की, और एक दूसरे शहर में बिल्कुल 16-15 साल की उम्र में, तो वो एक उदासी पैदा हुई। और ये ग़ज़ल इकबाल हॉस्टल के जो दरमियान में छोटा-सा बागीचा है, उसमें उस पे एक स्टूल था और उस पर बैठकर ये मैंने ग़ज़ल उसी वक़्त कह दी। मेरा भाई मुझे रोक कर गया था कि कहीं भी जाओ, लेकिन पार्क टी हाउस नहीं जाना तुमने, क्योंकि वो शायरों की आमाज़गाह है और तुमने एफएससी कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी तालीम जो है ना, वो उसमें मुतासिर गड़बड़ नहीं है। होनी चाहिए। लेकिन ग़ज़ल जब कही, तो ग़ज़ल कही तो मेरे पाँव रुके ही नहीं। शायर गजल कहे और वो किसी को सुनाए ना, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, इसमें ये नहीं था। वहाँ पे काफ़ी मेरे समझे कि विक्टिम थे, जिनको मैं शायरी सुना लेता था। लेकिन ये जो पहली पहली ग़ज़ल जो इकबाल हॉस्टल में कही, इसकी फ़िज़ा, ये इसमें मेरा अपना कोई हाथ नहीं। इससे पहले चूँकि मैं 300-400 ग़ज़लें कह चुका था, तो और शाहिद मलिक ने मुझे कह दिया था पहले दिन ही कि ये तुम्हारी शायरी वज़न में है, तो उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली। और मैंने पहला मिसरा जब कहा, काश कोई देखता लफ्ज़ों की बारिश में उसे, तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरा पूरा फ्यूचर
को लफ्ज़ों की बारिश में कहीं भीगता नज़र आया मुझे। और जब मैं वो गज़ल लेकर इकबाल हॉस्टल की तरफ गया, इकबाल हॉस्टल से पार्क टी हाउस की तरफ गया, तो पीछे से एक रास्ता निकलता है जो अनारकली अनारकली की तरफ जाता है, और वहाँ से होता हुआ मैं बेखुदी में, अल्लाह की कसम, वो मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आया कि मैं किस कैफियत में पार्क टी हाउस, जो कि समझे कि शायरों का गढ़ भी है, और वहाँ जाकर शेर सुनाना ऐसे ही है जैसे दावत तनकीद या दावत कि वहाँ खा वो कहते हैं ना, खंगन नहीं देंगे वहाँ पे। आपका वो दाखला ही जो ऐसा होता है कि वहाँ कोई बंदा एक टेबल पे बैठना भी उसके लिए बड़ा एजाज होता है। और मुझे देखते ही रूही कुंजाही थे, तो बहुत खूबसूरत शख्सियत, बड़े जी, जी। प्यारे और बड़े समझे कि सादा किस्म की शायरी करते थे। जब गवर्नमेंट लाहौर में दाखिले के दिन थे, तो भाई मुझे पार्टी हाउस में, ये भाई भी वहीं पे बैठते थे, तो वहाँ मुझे ले गए, तो वो जानते थे कि ये अबरार का भाई है। तो रूही कुंजाई ने बुला लिया उधर, गुलाम हुसैन साजिद, गुलाम मोहम्मद कासर मरहूम, उनका मैं खास तौर पे बाद में जिक्र करता हूँ। और खालिद अहमद थे वहाँ, और नजीब अहमद भी थे, जाहिद मसूद थे, यानी इसरार जैदी थी, वो सारे ऐसे। मैं अभी दाखिल हुआ हूँ, तो वो सब ने कहा कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने कहा यार, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने गजल कही है। उस साथ ही रोई कुंजाई कहता है, तुम्हारा भाई तो कहता है शेर, तो क्या तुम भी कहते हो? मैंने कहा जी, मैंने आज ही गजल कही है। तो वो कहते सुनाओ, जल्दी सुनाओ हमें, हम मुंतजिर थे तुम्हारे। मैंने कहा वो कैसे मुंतजिर थे? तो मैंने जनाब पहला शेर सुनाया, और कुछ इर्द गिर्द के जो पार्टी हाउस में लोग थे, शायद मेरी मैं तकरीरें वगैरह और तराने वगैरह, स्कूल में वो एक ट्रेनिंग थी, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंजी, तो पीछे से भी सब लोग पहला मिसरा सुन के ही आ गए। और जब मेरी गज़ल ख़त्म हुई, तो सब लोग देखें कि ये कौन इधर आ गया है। तो वो समझे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट थी। और रूही कुंजाई ने कहा कि अफजाल, पीछे मुड़ के देखो। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो सब देख रहे थे पीछे मुड़ के, और बारिश धड़ाधड़ हो रही। वाह, अब वाह! बारिश बारिश नहीं थी जिस वक्त मैं आया था, मैं वॉक करके आया था, और बारिश में तो तसव्वुर भी नहीं था बाहर निकलने का, न बादल तक नहीं थे कसम से। और उन्होंने कहा कि दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री, कि कोई गाए बगैर मेघ, मैं मियाँ की मलार भी, मेघ भी गाता रहता हूँ, मेरे हैं मेरी हल्की फुल्की की परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन वो गजल ही पूरी राग में होगी। सही। अच्छा, आप नज़्म, गज़ल बहुत खूबसूरत लिखते हैं। मैंने आपकी जो 6 किताबें हैं, वो तकरीबन उसमें सारी ही तकरीबन उसमें से सीधा-सीधा सब कुछ पढ़ा है। नज़्में तो मैंने खैर आपकी कम पढ़ी हैं, लेकिन गज़ल जो है ना, वो तो आपकी ए, एक ऐसी है, लोगों का, या जो आपके पे तबसरा करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि अफ़ज़ाल जो है वो एक मुश्किल शायर है, लेकिन खैर मेरे नज़दीक आप इतने मुश्किल नहीं हैं जितना कि उन्होंने आपको उसमें पेश किया है। तो इस वक़्त मैं ये पूछना चाहता था कि आपके नज़दीक शायरी में कौन-सी चीज़ जो है वो अहम होती है? कैफ़ियत, क्राफ़्ट, या उसका मज़मून? देखिए, मसला ये है कि कुछ भी कुछ भी शायरी, कोई भी शायरी अपना जवाब लेकर आती है, अगर वो शायरी है। अपना अपना जवाब के मानी यही है कि उसके हर पहलू से उसके तख्लीक में अगर उसका जवाब मौजूद नहीं है, तो वो समझे कि कामयाबी के ज़ीने चढ़ने से समझे नाकाम चढ़ने में नाकाम रहती है। कामयाबी उसी चीज़ को हासिल है जो कि
अपना जवाज़ लेकर आती है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो साइंसी हैं। एक बंदा कहे कि जी मैंने इत्तफ़ाक़िया शायरी की है, ऐसा नहीं है। इत्तफ़ाक़िया शायरी हो ही नहीं सकती। शायरी एक मुकम्मल अ, जो क्या कहते हैं आपका सेल्फ माँगती है। मुकम्मल मुकम्मल अवेलेबिलिटी माँगती है। जी, जी, बिल्कुल। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने लामहदूद मुतालिया किया हुआ है और लामहदूद शुअरा के लामहदूद जो मानवी निज़ाम है, उनका आपके ज़हन में मौजूद है कि उनसे आपने जो है ना, उनकी किसी भी सतह पर आप कॉपी नहीं, यानी उनसे थोड़ा-सा हटना है। तो बचा कर आपने एक अपनी शायरी को, ताकि वो वो मौजूदा जैसे आपने निज़ाम अभी अभी एक शेर में वो भी कहा था ना कि जी कि इस तरह का को कहा जाना चाहिए कि ए, अलग से महसूस हो। अभी आपका एक शेर है बड़ा अब मेरे इस वक्त तो जहन में नहीं है, लेकिन वो मैं पढ़ रहा था तो उसमें उसका मफहूम कुछ इस तरह का था कि जी कि मैं इस तरह की शायरी करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ कि दूसरों से अलग लगे वो शायरी जो है। तो बिल्कुल। ये जो कुछ आपने जो अभी आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो बिल्कुल यही कुछ है कि जी इन जो शायर है उसको उसमें कैफियत भी होनी चाहिए। इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि उसकी क्राफ्टिंग भी इस तरह की होनी चाहिए और उसका माफी ज़मीर जो है वो अदा हो लेकिन इनफरादियत के साथ। बिल्कुल। असल मसला ये है कि ये जो हमारा लाशऊर है, लाशऊर का जो बहुत बड़ा किरदार है, वो हमारे शऊर की तहज़ीब करता है। सही। लाशऊर प्रोसेस करता है हर उस चीज़ को जो आपकी आँखों के ज़रिए आपके सामने जो नज़र आती है। जैसे अगर आप फूल खिलाएँगे, फूल देखेंगे, फूलों की बात करेंगे, फूलों जैसा सोचेंगे, तो आपका लाशऊर फूलों की कैफ़ियत से भरता जाएगा। अगर आप काँटों का सोचेंगे हर वक़्त, जो है ना मनफ़ी, अ, देखिए मनफ़ी और मस्बत तो चल रहे हैं साथ-साथ, लेकिन एग्जैक्टली। आपकी सोच जो है अगर मनफ़ी रहेगी, तो आपकी शायरी में मनफ़ी पहलू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाशऊर को तो जो आपने फीड करना है, जिस किस्म का मुतालिया, अगर मैं खौफनाक फ़िल्में, खौफनाक किताबों का मुतालिया कर के अपने आप को उस तरफ ले जाऊँगा, तो वही वही बाहर निकलेगा मेरी शायरी में। लेकिन असल असल ये भी है कि ये इतना आसान नहीं है कि शायरी में तमाम फ़नून, मौसीकी, मुसव्वरी, अ कह सकते हैं, जो मुजस्समा साज़ी है, हर तिर और फितरत के साथ आपका मुकाबला, ये एक चीज़ है, 1,00,000 शायरी क्या है, मैं एक दिन सारा दिन बात कर सकता हूँ कि शायरी क्या चीज़ है। लेकिन मुख्तसरन यही मैं कह सकता हूँ कि शायरी दरअसल आपका वो ब्लेंड है जो आप तपस्या और लगातार मुताले से कोई मलिका हासिल कर लेते हैं, तो वो एक, उसे हम निर्वाण भी कह सकते हैं। तो निर्वाण भी एक समझे, इसकी भी कई मनाजिल हैं। तो जब तक आप वजूद, अदम वजूद, अ, और जितने भी हमारे अंदर, जैसे हमारी हमारा एक एस्ट्रल बॉडी है, वजूद है, हमारा तो इसे एक हम ज़हनी वजूद है, एक जिस्मानी वजूद है, एक जो अवेयरनेस का वजूद है कि हमें पूरी अवेयरनेस है कि हम कौन हैं। तो वो जो बचपन में मैं कौन हूँ का एक तसव्वुर था, उसी उसी को समझने में तमाम उम्र तलाश में मैंने चिन्योट छोड़ा, लाहौर में रहा, लाहौर छोड़ा, कनाडा में आ गया। कनाडा से मैं 3 साल हवाई में मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर लगा रहा। फिर वहाँ से मैं हवाई अमेरिका में है, बहुत खूबसूरत जज़ीरा है, ज़मीन पर समझे कि एक पैराडाइज़ है। और फिर वहाँ से मैं अटलांटिक ओशन के किनारे में मैंने 2-3 साल गुज़ारे।
अकेला रहा मैं समझता हूँ कि ये सारी तलाश की जो तपस्या है, इसने मुझे शायरी की से जुड़ा रखा है, जोड़ने में बहुत ज़्यादा, या जुड़ा रहने में और मेरी तरबियत करने में इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुझे मेरी मदद फरमाई है, मदद की है आई मीन। तो अच्छा, ये है मेरा नज़रिया कि इट इज़ नेवर स्टॉपिंग, नेवर एंडिंग एक्टिविटी। तो ये आपके जो मैं अब सवाल जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके शेरी नजरियात क्या हैं? तो जो कुछ आपने कहा, क्या ये आपके शेरी नजरियात हैं या कुछ शेरी नजरियात में आप कुछ डिफरेंट समझते हैं? शेरी नज़रियात दरअसल अ, हम हम कौन होते हैं जो शेरी नज़रियात जिनकी तामीर समझें कि वली दक्कनी से शुरू हो गई, और मैं तो वैसे हाफिज शिराजी और इनको बेदिल को और रूमी को, मौलाना रूम को, फिर मीर तकी मीर हमारे समझें कि बहुत बड़े, समझें कि उनसे तो सीखने के लिए उम्र चाहिए। उन्होंने जो निज़ाम, शेरी निज़ाम तख्लीक किया वो तो, और जितनी हमा जहती मीर तकी मीर के पास है, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के पास जो हमा जहती आई है या मानवी आफरीनी आई है, वो सफ़र करती हुई मीर तकी मीर से बड़े बड़े साइंटिफिक जो अंदाज है, जैसे आतिश आतिश हैं, आतिश से गालिब तक एक ब्रिज बना है, और मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू गज़ल को बेदिल और हाफिज शिराजी के स्टाइल में तलाज़मा कारी का बिल्कुल एक अनोखा और साइंसी जो निज़ाम और मजमून आफरीनी जो मिर्ज़ा गालिब साहब ने किए हैं, दरअसल वहाँ से जो जदीद तरीन गज़ल है, तो वहाँ से शुरू होती है। तो मेरे नज़रियात बिल्कुल यही हैं कि आप जब वक्त तब्दील हो गया, कंप्यूटर एज आ गई। कंप्यूटर एज को मैं कोई टेक्नोलॉजिकली इस तरह नहीं ले रहा कि इसमें कोई मैकेनिकल सिचुएशन है, नहीं। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें मालूमात हमें बहुत ज़्यादा मिली हैं। तो जब मालूमात मिली, हमारी डिक्शन चेंज हुई, हमारी सोच का, हमारे विजन विजन जब चेंज हो गया, तब्दील हो गया, और देखें इंटरनेट पर आप मोस्ट मॉडर्न जो दरवेश और फकीर और बहुत पढ़े लिखे साइंसदान हैं, उनके 3-3 घंटे के लेक्चर आप देख सकते हैं। और एक ही, क्या ख्याल है कि जब मिर्जा गालिब थे, तो क्या वर्ड्सवर्थ नहीं थे, मिल्टन नहीं थे, सही। तो क्या ओक्टावियो पाज नहीं थे, या वासलावा शम्बोर्स्का नहीं थी? अ, मेरे इलियट भी कह लें। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जबकि इतनी इंफॉर्मेशन दस्तयाब है, तो मुझे तो, मैं तो आजकल गुरजीफ है एक बहुत बड़ा समझे कि इतने इतना इतना हम जेहत उसके 15-20 शायद 50 नावल होंगे, और वो उसके नजरियात में देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि क्या ऐसे इंसान भी मौजूद हैं। तो उन चीज़ों का मैं समझता हूँ कि जो मुतालिया है, या उन उन चीज़ों की अवेयरनेस है, उसमें मैं अपने आप को बहुत कम अपने आप को पाता हूँ कि मुझे तो इससे ज़्यादा आगे जाना चाहिए कि मिर्ज़ा गालिब को, टी.एस. एलियट को, क्या कहते हैं, हाफिज शिराजी को, इन लोगों को ये सहूलतें दस्तयाब नहीं थी। अब शायरी यहाँ पे वो होगी, वो उस लेवल की होगी जहाँ पे पूरा इस वक्त जो आलमी अवेयरनेस है, लव एंड लाइट है, जो बहुत ज्यादा, जिसे हम फकीरी भी कह सकते हैं, कि इसमें हम तसव्वुफ भी कह सकते हैं। बुल्ले शाह, शाह हुसैन, इनके जो
मैं तो मौला अली को समझता हूँ कि ही वाज द ग्रेटेस्ट। उन्होंने कहा कि मैं तो आसमानों पे, हम तो आसमानों पे हुकूमत करते हैं हमारे तो मैं सही तो सही। मौला अली का वो देखें, वो उन्होंने मेडिटेशन चार आंखों का बताया। और आजकल थर्ड आई की जो और पीनियल ग्लैंड की जो बातें हो रही हैं, ये उस वक्त नहीं थी जब हो थी भी, थी थी लेकिन बहुत सारे जो मालूमात थी वो इकट्ठी होकर आपको नहीं मिल रही। तो उसका फायदा मैं उठाता हूँ और अपने आप को अभी तिफले मकतब समझता हूँ कि मैं अपने आप को अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करके करना शुरू करूँ बल्कि। अच्छा ये बताइए, आपके भाई जो हैं डॉक्टर इब्रार अहमद, जी वो जी भी नामवर शायर हैं। जी जी। आपके और उनके जो अभी शेरी नजरियात के हवाले से बात हो रही है, तो आपके और उनके शेरी नजरियात में कोई मुमासलत है, या उनका किबला किसी और तरफ है और आपका किबला किसी और तरफ है? मैं मैं थोड़ी सी इस मौजू पर बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि वो बड़े भाई हैं। लेकिन ही इज आउटस्टैंडिंग। देखिए, नहीं, एक एक मैं ये कौन होता है, होता देखें, हूँ। एक एक चीज होती है ना कि आदमी एक घर में एक या आपके साथ एक आप बड़े भाई के तौर पे मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ तो बंदा वो उनमें वो जो है रिजेम्बलेंस ना चाहते हुए भी आ जाती है। तो मैं कोई तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक वैसे पूछ रहा हूँ कि आप। नहीं, मैं उसके लिए अर्ज करता हूँ। वो एक समझें कि अ, मेरी उनसे मुलाकात इतनी बाद में हुई। वो इस तरह के, जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चले गए। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही था तो वो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में जा चुके हुए थे, या शायद उस वक्त तक वो डॉक्टर बन चुके थे। यानी वो आते थे चिन्नियोट और अपने दोस्तों के साथ भी रहते थे, लेकिन उन्होंने शायरी को छोड़ा नहीं। उन्होंने परसू यानी शायरी नज्म कही, और समझें कि लाहौर में भी वो पढ़ते रहे हैं, अलकायदा ज़ौक़ में भी अब एक्टिव हैं बहुत। तो उनकी शायरी बाकायदा एक मेरी तरफ से मैं उनकी शायरी पर कभी लिखूंगा कि वो एक वाकई एक फितरी जो एक फिजा है, एक फितरी उनके उनके अंदर एक रिदमिक एक रिदम सा मुझे हमेशा महसूस हुआ है। और उन्होंने उस रिदम को अपनी शायरी में बाकायदा गिना, जो एक लिरिसिज्म है वो उनकी शायरी में मौजूद है, चाहे वो नसरी नज्म कहें या वो आज़ाद नज्म कहें। सही सही। अच्छा, आपके ख्याल में शायर की आज के माशरे में क्या जिम्मेदारी है? देखें, शायर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अवेयरनेस है कि जो कि जो ताकतें हैं, जो जो इंसान की इंसान पर जो छाई हुई ताकतें हैं, वो ताकतें तो इंसान की तालीम के खिलाफ हैं, शऊर के खिलाफ हैं कि इंसान शऊर हासिल करे। एक शायर जो है वो किसी एक एक फर्द को जगा दे। देखें, गुरजीफ कहता है कि जो जागा जागेगा तो सोएगा ना। इस जिंदगी का मकसद ये है कि हम जागें। अगर इस तो जिस जिंदगी में आप जिस्म से बाहर नहीं निकले, जिसे जैसे कि मैं थर्ड आई कहता हूँ कि पीनियल ग्लैंड, और जिसे हम जो कि मौला अली ने भी जिसकी तरफ जिक्र किया है कि जो थर्ड आई है, जो खुदा की ताकत है, जिसने खुद को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया, तो ये बड़ी साइंटिफिक बात है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे एक लफ्ज से कोई जाग जाए। महात्मा बुद्ध भी समझें कि उसने भी जागने की बात की है। गुरजीत भी कहते जी आप जागे तो हैं, लेकिन सोएंगे कैसे जब तक जाग नहीं जाते आपका, आप जिस्म से अलग नहीं हो जाते और जिस्म को बाहर से देख नहीं लेते। तो ये जो खूबसूरती है, ये अभी तक तो ये मलिका या ये एजाज या मोजजाती निज़ाम जो है, ये फिजा या अचीवमेंट जो है,
इसके लिए तो सारी उम्र अभी बड़ी रियाजतों की जरूरत होती तो है। दूर है वो सब, लेकिन लेकिन कोशिश तो की जा सकती है कि जो लिखे बंदा वो कम से कम लोगों तक अवेयरनेस, जैसे अब पाकिस्तान में दिखा रहे थे कि जी सिंध के किसी कस्बे में जो स्कूल है उसमें भैंसें बंधी हुई हैं, जो हेडमास्टर का कमरा है उसके अंदर भी भैंसें बंधी हुई हैं। मेरे चिन्योट का स्कूल था जब मैं गया हूँ पाकिस्तान, पहली बार तो वहाँ का चौकीदार था और स्कूल टूटा फूटा था, वो कहता है जी तनख्वाहें नहीं है। तो एक पूरे समझे कि अ, साजिश के, मैं साजिश ही कहता हूँ अगरचे, साजिश के तहत लोगों को तालीम का बजट नहीं, ये कहाँ से फिर कहाँ से इसके ताने बाने मिलते हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता। इसलिए इसलिए कि अथॉरिटीज की नज़र हर तरफ होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी अगर आपकी शायरी किसी सतह पर किसी को भी कोई शऊर की सतह पर टच कर दे और उसमें अवेयरनेस आ जाए तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये जो आपके नजदीक आपने ये कहा कि जी शऊर वो करने का है, तो जो ये जदीद शायरी है, ये आजकल के कह लें कि जो जदीद शायरी है, क्या ये अपने अहद की जो सियासी, इक्तसादी और समाजी मामलात हैं, इनको अपने अंदर समोती है? दरअसल जब जब मुनीर नियाजी की शायरी पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने कोई समाजी नारा नहीं लगाया हुआ। फैज अहमद फैज की शायरी में नारे हैं कि एक नारा लग, हबीब गालिब की शायरी में नारा है। अब देखें दोनों दोनों शुअरा की जो एज अ शायर जो उनकी फुटिंग है या उनकी जदीदियत के साथ जो उनका लिंक है वो डिफरेंट है, उनका रास्ता पॉलिटिकल है। लेकिन जब मैं मुनीर न्याजी को पढ़ता हूँ या नासिर काजमी को पढ़ता हूँ या गालिब को पढ़ता हूँ या मीर को पढ़ता हूँ, उन्होंने कोई सियासी सतह पर उस तरह डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन वो अवेयरनेस आपको देते हैं, आपको आपको रास्ता दिखाते हैं। आपने वो जो फील्ड है मुख्तलिफ ज़बान जो है शेरी ज़बान, वो वो अगर आप उसमें वो नज़रिया डाल देते हैं, क्योंकि सिर्फ सिर्फ जो इंसानी बॉडी है उसमें सिर्फ यानी इवन इंसानी बॉडी में जो सेंटर्स हैं, हमारे ब्रेन के सेंटर्स हैं, वो भी चार सेंटर्स बताता है ये गुरजीफ। कहता है एक इंस्टिंक्टिव सेंटर है, एक है मूविंग सेंटर, एक है इमोशनल सेंटर, और चौथा वो कहता है इंटेलेक्चुअल सेंटर। और वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो तीन सेंटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जो बंदा इंटेलेक्चुअल सेंटर इस्तेमाल करेगा वो, देखिए मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी इंसान है वो बेसिकली वो तीन सेंटर से आगे इंटेलेक्चुअल सेंटर इतना ही वो इस्तेमाल करते हैं कि वो अखबार जो है ना उसके बारे में कुछ पढ़ लें या उसके बारे में कोई राय कायम कर लें। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान इंसान की जो जो अपनी जाति अंदर उतरने की, कि खुद को पहचानने की ही तरफ वो बंदा नहीं जाता, कि वो इंटेलेक्चुअल सेंटर का इस्तेमाल ही नहीं करता। तो फिर आप कैसे कैसे सिर्फ गानों, अब मेरा कोई गाना गा दे कोई गुलकार तो बल्ले बल्ले हो जाए तो वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन वो उससे भी कितने लोगों को अवेयरनेस होगी। स्कूल कॉलेज तो हमारे समझे कि वहाँ भी पूरा माफिया है। आपको आपको जो तालीम तरबियत है उसके लिए स्कूल ही नहीं मैसर, तो फिर एक शायर क्या कर सकता है बताएं। वो फिर ये तो नहीं देखता कि मैं सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोगों की तरफ देख रहा हूँ। उसने तो ये देखना है कि पूरा प्लेनेट अर्थ जो इंसानी, जहाँ पे शेक्सपियर है, जहाँ पे एलियट है, जहाँ पे मिल्टन है, इन लोगों का विजन है, इन लोगों का कैलिबर है। तो आपकी आपका फोकस फिर
बदल जाता है, आपकी डिक्शन बदल जाती है, और वो ट्रांसलेशंस बाद में होती रही, सबकी सही ट्रांसलेशंस हो जाती है ना। सही सही। अच्छा, आप गजल भी कहते हैं, नज्म भी कहते हैं, तो जी जी। गजल गजल मुसलसल और नज्म में क्या फर्क है? क्योंकि देखिए, वहदत तासुर तो दोनों में मौजूद है। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। दरअसल गजल को नज्म की नज्म का पैराहन देना ही शायरी, बड़ी शायरी बनता है। मेरे ख्याल से किसी फॉर्म का आपको असीर होने की बजाय उस फॉर्म को अपने अपने निज़ाम के लिए इस्तेमाल करना ही बड़ी बात है। कि ये नहीं है कि एक बंदा गा रहा है और तबले वाला उसके पीछे पीछे गा रहा है, एक वो तबले के पीछे पीछे गा रहा है, कि तबला जहाँ जहाँ तेज होता है वो भी साथ तेज हो जाता है, तो वो गलत है। आपने तबले को अपने मुताबिक वहां तान लगा के उसको बताना है कि भाई ये तान मैंने लगाई है और तुमने इसे एडजस्ट करना है। तो उर्दू गजल ये आपने बहुत ही कामयाब, ये बहुत ही खूबसूरत आपने, मेरा ख्याल है कि मेरी शायरी में ये चीज देखी है कि मेरी गजल दरअसल एक नज्म के एक राग में एक वही डिक्शन को पैराए, इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे ये बात जो पूछी है वो सिर्फ इसीलिए पूछी है कि आप इसको जरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें, ताकि जो है ना लोगों को इसमें जो है ना, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कलीम अहमद और इवन नून मीम राशिद तक जो है वो सब जो है वो गजल के जो है मुखालिफ रहे हैं। तो आप चूंकि गजल नज्म दोनों कहते हैं और उसमें माशाल्लाह दोनों ही में वो करते हैं, और इसलिए मैंने आपसे ये पूछा था कि गजल मुसलसल भी तो कही जाती रही है, तो और है कही जाती है, और उसमें भी वहदत तासुर। वैसे तो शेर अलग अलग होता है और उसका हर एक का मफहूम अलग होता है, लेकिन जब जब हम गजल मुसलसल कहते हैं तो उसमें और नज्म में क्या फर्क हो जाता है? अच्छा, गजल मुसलसल लफ्ज जो है ना, इससे मुझे इख्तलाफ है। गजल होती ही मुसलसल है, मैं ये कह रहा हूँ। गजल की फिजा जो है वो मुझे पार्टी हाउस में खालिद अहमद बड़े ही खूबसूरत प्यारे दोस्त भी थे। जी जी। मुझे तो उन्होंने 10 रुपए दिए थे पार्टी हाउस में जब मैं पहली दफा तो मुझे तो वो याद है कि उन्होंने एक बात मुझे कही थी। उन्होंने, चूंकि टेबल पे हम बैठे हुए थे, तो बैठने दिया, ये उनकी समझे कि मेहरबानी थी कि मुझे टेबल पे बैठने दिया उन्होंने, क्योंकि छोटा बहुत था मैं। तो कहते हैं जी, गजल जो आमद होती है, वही जो अभी लाशऊर और शऊर की जो बात हो रही थी, तो उन्होंने उस बारीकी को एक जुमले में बयान कर दिया। कसम से मैंने वही चीज पल्ले बांध ली। देखिए ना, आपको उस्ताद कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मोहम्मद खालिद से मैंने बहुत कुछ सीखा। मुनीर नियाजी साहब से पहला जो श, 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 पहला उनके हाथों से शरफ हासिल हुआ तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जफर इकबाल से मेरी इतनी मुलाकातें, इतनी उन्होंने मुझे, मैंने, मेरे असातिज़ा गुलाम मोहम्मद कासर, देखिए गुलाम मोहम्मद कासर ने उस दिन मेरी गजल पार्टी हाउस में सुनी और मुझे अगले दिन कहा कि तुम्हारा मैं डिनर कर रहा हूँ अच्छा, मैंने कहा यार एक गजल पे मुझे डिनर, तो मैं अगर 1,500 गजलें कह लूं तो मेरे कितने डिनर हो जाएंगे लेकिन वो खालिद अहमद ने जो बात की कि एक वक्त होता है, उसी में आपने, वो होता है लाशऊर जब भर जाता है। अब शऊर में, शऊर के जरिए आप लाशऊर का जो पूरा एक अंदर पूरा एक खाना बना हुआ है, मेरे तो हिसाब से खाना बना हुआ है, और वो लामहदूद चीजें, वो पागल जो है वो वापसी भूल जाता है, इतना लाशऊर को भर देता है कि वापसी भूल जाता है। शायर जो है वो वापसी शायरी के जरिए मुमकिन बनाता है अपनी। तो खालिद अहमद ने कहा कि जब आप शेर कहना शुरू करें तो वो 10 मिनट होते हैं,
कि लाशऊर और शऊर का कनेक्शन हो जाता है, और आपका जो जो रियाज़त होती है उस वक़्त वो आपकी शऊर के साथ वो हम पैवस्त हो जाती है, और लाशऊर में जो कुछ भी है वो एक आपको समझे खजाना है, वो लाशऊर खजाना है। और देखें उस खजाने को मैं उसके लिए ये बात मुकम्मल करके अभी एक बात बताता हूँ, जो मैं बताता तो मैं नहीं हूँ, जो मैंने सीखी है। तो उसमें उसी 5 मिनट में 25-25 भी शेर हो जाते हैं, अल्लाह का करम है। 5 मिनट में अगर 25 शेर हुए हैं तो लाशऊर की एक अजीबो गरीब दुनिया है। तो उससे आप 25 शेर 5 मिनट में, और एक मिसरा अभी जेन में होता है, एक लिख देता है, दूसरा लिखा जाता है। ये खालिद अहमद ने मुझे बताया था। और वर्ड्सवर्थ की ये एस टी कॉलरिज के वो दोस्त थे, मिलके भी इनकी शायद कोई किताब है। तो एस टी कॉलरिज को लिखते हैं, यार मैंने कहता है वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पिछले दो दो दिनों से मैंने 2000 लाइनें लिखी हैं। अब ये यहाँ पे मुसलसल और गैर मुसलसल की तो तकरार ही खत्म होगी। सही एक सही। वर्ड्सवर्थ, मैं कहता हूँ कि क्या अलूही किस्म की। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई, अगरचे वो जीसस क्राइस्ट को ज्यादा, मिल्टन भी और ये भी, और ये उस, लेकिन मेरा ख्याल है कि जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा, वो वो भी, वो समझे कि वो, मुझे तो किसी ने कहा था कि वो बुद्धिस्ट, लेकिन ये बात हम कहीं और कर देंगे। असल बात तो ये है कि जो खूबसूरती है ये वाकई अलूही होती है। और वर्ड्सवर्थ की ये बात कि मैंने 2 दिनों में 3000 लाइनें लिख दी हैं, वो एस टी कॉलरेज को लिख रहा है। तो शायरी तो ये है मेरे ख्याल में, कि ये एक आपको अपनी तरबियत करना है, अपने आप को अपने अंदर से मौला अली के, इमाम अली के कॉल के मुताबिक वो इस भेद को वो जानते थे कि अपने आप को जगाना है। खुदा हमारे अंदर है, और मौला अली कहते हैं खुद को पहचानो भाई। अच्छा नवीद भाई, मसला ये है कि ये तो खैर हम इस तरह ये तो गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन वो जो आपकी गजल है कि काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में मुझे, तो उसे, तो ये गजल चूंकि आपकी लाहौर में पहली गजल है, और ये बड़ी खूबसूरत टून टून के साथ है, तो जरा ये अगर सुना दें इस वक्त, तो फिर हम ये जो हमारा ये जो खुश्क सी जो गुफ्तगू चल रही है, इसमें जरा थोड़ा सा तातुल आ जाएगा, तो फिर हम आगे और बात करते हैं। मैं इसे फिर गुनगुना के सुनाता हूँ। जी जी जी। काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे, वाह। काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे, रात के पिछले पहर ख्वाबों की बारिश में उसे, वाह। काश कोई देखता। इतना ही काफी है। वाह। अच्छा, अब फिर हम उसी तरफ ही आते हैं कि एक जो आपके जो मजमूए हैं उनके, मैंने दिबाचे भी पढ़े, जो लोगों ने आपकी तासुत्ता के एक शख्सियत उभरती है दिबाचों के जरिए, जो है ना, जब जब मुख्तलिफ लोग किसी की शख्सियत, शायर के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, तो एक जो आपके 5-6 मजमूए, जो 5 जो पहले मजमूए हैं, उनमें से एक चीज जो उभर के सामने आ रही थी वो ये थी कि आप मुश्किल पसंद शायर हैं। अच्छा, उसका उसमें जो कहा गया कि आपको, आप पहली
किरात में समझ नहीं आते कि जो कुछ आपकी आपकी आना भी नहीं बंदिश। चाहिए। मेरा नजरिया है कि आना भी नहीं चाहिए। तो पहली बार अब किताब आपके पास हो, अब देखें हाफिज शिराजी की किताब हो, बेदिल की किताब हो, गालिब की किताब हो, अगर मुझे देखिए ये मेरे पास किताब है गालिब की, ठीक, कितनी पुरानी है, इसके तो देखिए वर्क भी जाहिर है वसीदा अब्दुल होगा। राय की पेंटिंग है। अब देखिए अगर इसमें मुश्किल नहीं होगी तो मैं इसे यहाँ रखूंगा, अगर इसमें मुश्किल नहीं होगी तो मेरे सिराने पे होगी क्या। सही। मैंने तो इसे इसे इसमें छुपे हुए गौहरे नायाब ढूंढने हैं। असल बात तो यह है कि मैं कोई जानबूझकर मुश्किल थोड़ी पैदा करता हूँ। मिर्जा गालिब ने जानबूझकर थोड़ी मुश्किल पैदा की होगी नहीं, कि उनका शायद कहना मोहम्मद उनका अली आजाद शायद उनका शायद कहना ये है। आजाद भी कहने लगे कि जी आ, ये क्या ये इतनी लंबी लंबी तरकीबें क्यों कह रहा है ये मिर्जा गालिब। हाँ शायद। नहीं, आपके बारे में भी शायद उसकी वजह ये है लेकिन जो कि मेरे ख्याल में जो लफ्जियात हैं वो और तराकीब जो हैं वो आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि आप मुनफरिद नजर आए, और उस मुनफरिद नजर आने में जो है आप थोड़ा सा जो है वो वो जो शेर है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप ये कह लें कि मजीद अमजद जो है अगर आप उनको पढ़ें तो वो उनकी लफ्जियात और उनकी की जो बंदिश है या उनका जो स्टाइल है वो उसको पढ़ते हुए लोग कहते हैं कि जी थोड़ा मुश्किल शायर है। तो शायद आपके तनकीद नगारों ने इसलिए ये बात की है। मैं तो आपका मेरे नुक्ता नजर। ख्याल में मजीद अमजद की जो आखिरी आखिरी शब रफ्ता के बाद में जो आखिर में 40 गजलें हैं, नज़में हैं, उनमें बहुत मुश्किल शायरी है, वो आसानी से आपके काबू नहीं आती। मैंने मेरी ज़बान जो है, डिक्शन जो है, वो आप इस ये जो आखिरी किताब यानी मुझ लेटेस्ट पर बुक वजूद है, आया हुआ एक जी। तो अभी आ रही है जंगल का आखिरी, लेकिन इस किताब के बारे में आ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ज़बान को बिल्कुल वैसा ही रहने दिया है, बल्कि शऊरी शऊरी फिर भी नहीं है, नहीं, शऊरी शऊरी कोशिश फिर भी देखें, नहीं। शऊरी शऊरी शायर जो है वो शऊरी कोशिश से मुश्किल नहीं बनाता। आप मुश्किल होते हैं आपका जो आपकी तरबियत शुरू से खूबसूरत हुई। बात की, ये खूबसूरत बात कर दी आपने, क्या बात है कि खुद मुश्किल होते हैं। तो क्योंकि मैं समझें कि बहुत ज़्यादा इन मामलात में कि मैं कौन हूँ, ये कायनात क्या है, इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा, और फिर रागों की दुनिया में बहुत ज़्यादा मौसीकी मेरे मेरे जितनी जितने किसी ने नहीं शायद सुनी होगी इतनी। मैं 15-15 घंटे लगातार निखिल बैनर्जी की सितार लगाकर छोड़ देता था, और दिन और रात और लगातार वो चल रही होती थी, और उससे एक समझे कि मैं हमेशा लाशऊर को तरबियत उसकी करता था इन चीज़ों से, कि मैं पढ़ूं 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 पढ़ूं, सुनूं सुनूं सुनूं। मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन मेरे अंदर एक कंप्यूटर के बारे में एक क्यूरियोसिटी थी कि कंप्यूटर की दुनिया कैसे है, ये प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। फिर मैं सीनियर लेवल तक पहुंचा। तो पहले के मैं रफान मेज प्रोडक्ट्स फैसलाबाद में इंजीनियर लगा रहा। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने सीखने की कोशिश की है। मैंने मैं अगर इंजीनियरिंग सीख रहा होता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता, तो मैं फिलासफी डिपार्टमेंट में वहाँ से के स्टूडेंट्स से मैं किताबें बारो कर रहा होता था, साइकोलॉजी की किताबें मैं उनसे हासिल कर रहा होता था। तो मुख्तलिफ लोगों से मैं
इल्म ही हासिल कर रहा होता था। और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के भी समझे लेक्चर भी और स्टडी सर्कल भी हम चल रहे होते थे। तो बहुत सारी चीजें तो समझे कि नजरियाती जो अपने आप को रिफाइनमेंट, वो अवेयरनेस के लिए थी। वो शायरी में तो इसलिए आ गई कि शायरी बचपन से ही आप अंदाजा लगाएं कि जो 9th की क्लास में 300 गजलें और वो वजन में, मुझे तो शायद मलक ने कहा कि ये वजन में है, तो मुझे तो उस वक्त पता चला कि वजन भी होता है कोई। लेकिन वजन के शऊर के बगैर ये कहना उनका कि ये वजन में है, तो उसके बाद मैंने कहा यार इसका मतलब बेवजन भी शायरी होती है। तो यू गॉट द पॉइंट। तो ये हुआ बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथ, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मुझे हो सकता है कि शायरी ने मुझे कबूल कर लिया या पसंद कर लिया। अच्छा, जो शेरी तजर्बे की जो कैफियत होती हैं, या यूं कह लें कि नज्म और गजल जो है आपसे किस तरह कलाम करती है? अच्छा, जैसे एक क्लिक होती है, एक चिंगारी, जैसे एक आप मंजर, आप जा रहे हैं और कोई मंजर है, उसे देखते ही आपको कुछ याद आ जाता है। एक मंजर की कोई मसलन बादल है और उसमें कोई ऐसी ऐसी लाइट आपके, जैसे स्पार्क, बादल में कोई वो नहीं कह रहा कि बिजली, बिजली नहीं, कोई दीवार है, कोई घर है, कोई पुराने दरख्त हैं, कोई कदीमी वो मुन्नी न्याजी की फिजा जैसे होती है कि कदीम शहर की किसी की कदीम गली में किसी ममटी पे कोई चील देखी या कोई, तो एक क्लिक होती है, स्पार्क होता है। वो समझें कि जैसे एक माचिस की तीली, वो पूरा एक शमा रोशन कर देती है। तो वो एक शमा रोशन होती है, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये वो शायरी जो है, ये ट्रिगर होती है इसमें। और जब ट्रिगर होती है तो फिर आपका जो लाशऊरी शऊरी काम होता है जिससे लाशऊर भरा होता है, तो वो खालिद अहमद की तरह के कहने के मुताबिक वो वापस आना शुरू हो जाता है, और आप उसी लम्हे में 10-15 अशार कहकर तो एक पासे अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये ये बताइए कि शायरी की जो मुख्तलिफ हैयतें हैं, उनमें से आप किस में आसानी से अपना मतमा नजर जो है वो बयान करते हैं? गजल, गजल को मैंने नज्म बना दिया है, ये समझे कि ये बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। ये मुश्किल बात थी बहुत, कि इसीलिए मैंने आप पहले आपसे वो सवाल किया था कि जी क्योंकि गजल मुसलसल वाली। गजल को आपने नज्म बना दिया। और ये भी नहीं, ये भी नहीं कि हर शेर जो है वो अलग से नहीं है, हर शेर अपने ये तौर पर यही तो नामियाती इनफरादियत है। वहदत जो है वो उसमें, नामियाती वहदत के साथ एक सफर की जो फोर्थ फोर्थ डायमेंशन, और मैं तो फिफ्थ डायमेंशन की भी बात करता हूँ कि उसकी जो फिफ्थ डायमेंशन, यूं कह सकते हैं पांचवी जो जहत है, वो ये कह सकते हैं कि वो मौजूदो अदम से उठकर, जो इस प्लेन से उठकर थोड़ा सा पढ़ने वाले को लामालूम की तरफ ले जाना, ये ये फिफ्थ और सिक्स्थ डायमेंशन की बात है कि प्लैनेट्स, ये कुर्रा अर्ज है, फिर मून है, फिर प्लैनेट्स हैं, फिर उसके पीछे स्टार्स हैं। अब स्टार्स तक जो रसाई है, स्टार्स तक आपको आपकी, मैं चूंकि वो खुद ब खुद है, चूंकि एक एम्बेडेड है, एक सॉफ्टवेयर के साथ पूरे वो आया है, तो वो मेरी अभी तक जो ये सवाल है अभी उनके जवाब नहीं मिले, और उम्मीद तो है कि मिल जाएंगे। और वो दिन, वो क्या कहते हैं, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन आन मिलांगे, या सुपने दे विच माही मिलिया माही ते मैं पालियां गाले च बावां, डरदी मारी आंख ना खोला किसे किते फेर विछड़ जावा। असल मसला तो है ही ये इश्क है। इस इश्क के अलावा ये महात्मा बुद्ध भी इश्क, ये सारे इश्क थे।
क्रिश्चियन इश्क, हमारे मौला अली इश्क, हमारे सारे ये इश्क है। लेकिन आप देख लें ये मेरे अल्फाज, अगर नहीं मैं नहीं, ये तो जाहिर है कि आपका ये तो शुक्र हर अदा हर करूं। हर बंदे का अपना नुक्ता नजर है ना, जो जो कुछ जाहिर है कि आप आप उसको अपने आप की अपनी शायरी अपने आप को ज्यादा बेहतर समझते हैं दूसरों की निस्बत जो है। तो एक चीज जो मैं इश्क करता हूँ, मैं एक खाकसार आदमी हूँ। मैं इश्क करता हूँ, बस इश्क, बस धमाल डालता हूँ। अच्छा, एक जो मुझे जो मुख्तलिफ अभी हम जफर इकबाल साहब का जिक्र कर रहे थे, तो जफर इकबाल ने अपने कालमों में कभी तो 5 शायरों का अक्सर जिक्र करते हैं वो, कि जी ये नौजवान, अपने अपने लिहाज से वो कहते हैं कि ये नौजवान शायर जो हैं, जिनमें एक आपका जिक्र करते हैं और एक खैर वो उनका और है 5 नाम जो उन्होंने वो कहते हैं। तो वो कभी तो आपकी शायरी की इतनी तारीफ करते हैं कि आदमी जो है वो परेशान हो जाता है कि जी यार ये जफर इकबाल साहब को क्या हुआ। और कभी कहते हैं कि ये इसकी शायरी जो है ये इस काबिल नहीं थी, मैं नहीं पढ़ सका, मैं ये नहीं हो सका, और मैं वो जो है। अब एक होता है कि आप शायर को खुद कह दें, और एक होता है तशहीर करना, और फिर दूसरा पे वो हो जाता है कि जी जो इकबाल नवीद हैं, जो अफजाल नवीद हैं, वो पहले जो शायरी करते थे, वो जो कदीम शोरा हैं उनकी तकलीद में उनको उनके साथ जो है वो करके जो है उनका अपना नुक्ता उन्होंने उसमें से एक नई रो निकाली थी। लेकिन जब से जफर इकबाल के साथ उनका इस किस्म का ताल्लुक हुआ है, तो वो उनके मुकल्लिद हो गए और उन्होंने जो है अपनी रविश बदल दी है। तो क्या आप क्या कहते हैं इसके बारे देखें, मैंने मुझे तो मैंने कहा मोहम्मद खालिद से सीखी शायरी, मैंने मुनीर न्याजी से शायरी सीखी, जफर इकबाल से शायरी सीखी, गुलाम मोहम्मद कासर से शायरी सीखी, गुलाम हुसैन साजिद से शायरी सीखी, अबरार अहमद से शायरी सीखी। अबरार अहमद भाई ने दरअसल मुझे माहौल मुहैया कर दिया, खुद बहुत कम मुझे बाद में अवेलेबल हुए, जब मैं कुछ ना कुछ सफ़र तय कर चुका था शायरी में। लेकिन उन्होंने मुझे माहौल ज़रूर मुहैया किया। भाई तमाम आलमी अदब, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, पुश्किन, एंद्रजीत, यू नेम इट एंड यू गेट इट, उन्होंने सारी किताबें जो है ना मुझे भी पढ़ने के लिए दे रखी थी। वो घर में ही होती थी, तो वो पढ़ पढ़ कर मैंने बहुत समझे के सीखा। सो अबरार से सीखा, अबरार भाई से सीखा, जफर इकबाल से सीखा। जाहिर है कि ये लोग छोटे मोटे थोड़ी हैं, ये लोग बड़े शायर हैं, बड़े लोग हैं, तो इनसे मैंने सीखा है। तो जब वो देखें जहाँ से आपको जब वो मिल रहा होता है, ये तो नहीं ना मीठा मीठा खाए जाओ तो कड़वा कड़वा थू, नो। में? नहीं नहीं, मैं मैं जफर इकबाल जो है ना, अगर मुझे झंझोड़ते हैं तो उन वो बचा है, मेरे बुजुर्ग हैं अल्लाह की कसम, मैं उन्हें अपने बाप की तरह, और वो उन्होंने लिखा कि अफजाल नवीद तो ऐसे गए कि वो कनाडा के ही होके रह गए। यार इस बात पर मैं रो पड़ा था अल्लाह की कसम। उन्होंने जब कहा, फिर मुझे रोते हुए उन्होंने रुखसत किया लास्ट टाइम। उन्होंने टेबल पर कोई 15 किस्म के फ्रूट खुद अल्लाह की कसम मुझे काट कर खिलाए, चीकू भी खिलाया, अमरूद भी खिलाए, और खुद काट कर। तो इतनी मोहब्बत जहाँ से मिले, तो यार उनका उनका लाडलापन जो है वो भी तो हमें हाँ, देखिए। नहीं नहीं, वो तो बर्दाश्त करना पड़ता। मैं तो चूंकि नहीं, देखिए मैं तो मैं तो नहीं, एक देखिए मैं जब उनके कालम पढ़ता हूँ ना, तो वो फिर वो एक तासुर सा एक उभरता है। मैंने तो उस रेफरेंस से आपसे सवाल किया क्योंकि चलो चंगा लोकी लोकी कंफर्म करने वास्ते मैंने किताब मेरी किताबा पढ़नगे तो सही ना, फिर हम देखें कि अफजाल में क्या जो है ना वो सुरखाब के पर लग गए हैं कि जफर इकबाल जो है ना उन पर। हाँ नहीं, एग्जैक्टली, ये तो खैर होता है।
अच्छा, अब ये तो अदब के रेफरेंस से, शायरी के रेफरेंस से हमारी बहुत सारी बात हो गई। तो अब कुछ शेर व शायरी की बात हो जाए, तो शेर व शायरी हमारे नाज़रीन को कुछ सुना दीजिए। सुनाता हूँ, इसी किताब से सुनाता हूँ। और जी, जी। मैं बिल्कुल ये पिछले साल जो आपकी आई थी किताब, मुझ पर वजूद आया हुआ। अपने अंदर का कोई रद्द खला फेंकता हूँ। अपने अपने अंदर अंदर का का कोई रद्द खला फेंकता हूँ। शाम होते ही तेरी सब समत सदा फेंकता हूँ। वाह! अपने अंदर का कोई रद्द खला फेंकता हूँ। शाम होते ही तेरी समत सदा फेंकता हूँ। जाने खातिर में मैं क्या लाता हूँ, क्या फेंकता हूँ। वाह! जाने खातिर में मैं क्या लाता हूँ, क्या फेंकता हूँ। हाथ लगने पे भी जब अर्ज़ो समा फेंकता हूँ। वाह! जाने खातिर में मैं क्या लाता हूँ, क्या फेंकता हूँ। हाथ लगने पे भी जब अर्ज़ो समा फेंकता हूँ। फूल तो सारे बिखरने लगे आंसू जैसे। फूल तो फूल तो सारे बिखरने लगे आंसू जैसे। जाने किन गलियों को अब बादे सबा फेंकता हूँ। वाह! फूल तो सारे बिखरने लगे आंसू जैसे। जाने किन गलियों को अब बादे सबा फेंकता हूँ। तुझसे मंसूब है रखना इसे क्या पास अपने। देखें, ये तुझसे मंसूब है रखना इसे क्या पास अपने। तेरी जानिब ही जो है अच्छा बुरा फेंकता हूँ। वाह! वाह! तुझसे मंसूब है रखना इसे क्या पास अपने। तेरी जानिब ही है तेरी जानिब ही जो है अच्छा बुरा फेंकता हूँ। आ गया है तेरा कूचा तो ये मंशा है मेरी। आ गया है आ तेरा गया कूचा। है तेरा कूचा तो ये मंशा है मेरी। खुद से लिपटी हुई हर बादो बला फेंकता हूँ। आ गया है तेरा कूचा तो ये मंशा है मेरी। वाह! खुद से लिपटी हुई हर बादो बला फेंकता हूँ। जितने सहरा थे जनू से मेरे लबरेज हुए। जितने सहरा थे जनू से मेरे लबरेज हुए। हुए। जाने अब किसकी तरफ आतिश पा फेंकता हूँ। जितने सहरा थे जनू से मेरे लबरेज हुए। जाने अब किसकी तरफ आतिश पा फेंकता हूँ। होगा मंजूर मुझे और तरफ ही जाना। होगा मंजूर मुझे और तरफ ही जाना। जा नहीं अब कोई और हसरते जा फेंकता हूँ। वाह! होगा मंजूर मुझे और तरफ ही जाना। जा नहीं अब कोई और हसरते जा फेंकता हूँ। मुझसे उठते हुए कितने ही धुएं धूल हुए। से उठते हुए कितने ही धुएं धूल दूर हुए। हो गए। अब कहीं जाके तेरी और नवा फेंकता हूँ। वाह! 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 मुझसे उठते हुए कितने ही धुएं धूल हुए। अब कहीं जाके तेरी और नवा फेंकता हूँ। होती रहती है ये मंजूर मगर साथ के साथ। होती रहती है ये मंजूर मगर साथ के साथ। किसने बोला है किसने बोला कि मैं हाथों से दुआ फेंकता हूँ। वाह! 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 होती रहती है ये मंजूर मगर साथ के साथ। किसने बोला कि मैं हाथों से दुआ फेंकता फेंकता हूँ। घर को तब घर को तब्दील ये करते हुए सोचा ही नहीं। घर को तब्दील करते घर हुए को ये सोचा तब्दील ही ये नहीं। करते हुए सोचा ही नहीं। साथ ले जाता हूँ क्या और मैं क्या फेंकता हूँ। वाह! वाह! तब्दील घर को करते हुए तब्दील ये सोचा ही नहीं।
साथ ले जाता हूँ क्या, और मैं क्या फेंकता फेंक हूँ। दूं। मुझको मिल जाएगा एक रोज सुरागे मनो तू। वाह। मुझको मिल जाएगा एक दिन, एक रोज सुरागे मनो तू। सिक्के सुबह मसा फेंकता हूँ। वाह वाह देखे, वाह। तो मिल जाएगा एक रोज सुरागे मनो तू। सिक्के सुबह मसा फेंकता हूँ। बददिली से तो या कोई काम नहीं चलने का। बददिली से तो कोई काम नहीं चलने का। जो भी मौका मुझे मिलता है उठा फेंकता हूँ। वाह वाह वाह। बददिली से बददिली से तो कोई काम नहीं चलने का। जो भी मौका मुझे मिलता है उठा फेंकता हूँ। कान पर हाथ धरे चलता हूँ और हाथों से, कान पर हाथ हाथ धरे। धरे चलता हूँ और हाथों से, जो भी दुनिया में मची आहो बका फेंकता फेंकता हूँ। हूँ। वाह। ये देखिए, ये तब का है, इस किताब में आहो बका का। देखिए अब, ओ माई, कान पर हाथ धरे चलता हूँ और हाथों से, जो भी दुनिया में मची आहो बुका फेंकता हूँ। जो नहीं है उसे लाने की तगोदो में मैं, जो नहीं है उसे लाने की तगोदो में तगोदो मैं, हाथ में आया हुआ अपने उठा फेंकता हूँ। बहुत अच्छा देखें, बहुत अच्छा। ये देखें, जो नहीं है उसे लाने की तगोदो में मैं, हाथ में आया हुआ अपने उठा फेंकता हूँ। फेंकता हूँ। 400 फैला है आंचल का किनारा वो नवीद। 400 400 फैला है। फैला है आंचल का किनारा वो नवीद। उसने आना है तो अब तंगिए जा फेंकता हूँ। वाह वाह वाह। 400 फैला है, देखें, 400 फैला है आंचल का किनारा वो नवीद। उसने आना है तो अब तंगिए जा फेंकता हूँ। फेंकता हूँ। अपने अंदर का कोई रद्द खला फेंकता हूँ। शाम होते ही तेरी समत सदा फेंकता फेंकता हूँ। हूँ। अच्छा, अब एक अगर आपको याद हो तो ये वाली जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा था कि रहती है शबो रोज में बारिश सी तेरी याद, ख्वाबों में उतर जाती हैं घंघोर सी आंखें। ये अगर याद हो तो ये सुना दीजिए। आंचल में नजर आती हैं कुछ और सी आंखें, हम्म। छा जाती हैं एहसास पे बल्लोर सी आंखें। वाह। कहती है शबो रोज में बारिश से तेरी याद। दूसरा मित्रा क्या था? ख्वाबों में उतर जाती हैं घंघोर ख्वाबों सी में उतर जाती हैं घंघोर सी आंखें। घनघोर सी आंखें। चले कोई कोई और सुना दें। ये और ये सुना असल दो। में, ये तो असल में एक एक वो ये कह लें कि एक जो इमेजिनेशन और जो इजहार है ना इमेजिनेशन का, वो उस पे मबनी ये अशार आपके थे। तो आप कोई और सुना दीजिए। एक और सुना देता हूँ। अपने ही तले आई जमीनों से निकलकर, अपने ही तले आई जमीनों से निकलकर, आ जाता हूँ शाखों पे दफीनों से निकलकर। वाह। इस सुबह तमाशा का बचाया हुआ सजदा, किस सुबह तमाशा का बचाया हुआ सजदा, सजदा। रुख पर चला आता है जबीनों से निकलकर। वाह वाह। एक रोज जो दीवार थी वो हमने गिरा दी, पानी में निकल आए सफीनों से निकलकर। वाह वाह। वादे थे कुछ और भी दरवाजे के पीछे, बरसों पे गई बात महीनों से निकलकर। वो और कोई अब्र है जो खुलता नहीं है,
सर पर जो खड़ा रहता है सीनों से निकल कर, वाह वाह। और कोई अब्र है जो खुलता नहीं है, सर पर खड़ा रहता है जो सीनों से निकल कर, मुद्दत से मेरे रास्ते में आया हुआ है, मुद्दत से मेरे रास्ते में आया आया हुआ है। हुआ है, पत्थर सा कोई तेरे नगीनों से निकल कर, वाह वाह। मुद्दत से मेरे रास्ते में आया हुआ है, पत्थर सा कोई तेरे नगीनों से निकल कर, और सो जाती है बस्ती तो मकान पिछली गली में, हम्म। सो जाती है बस्ती तो मकान पिछली पिछली गली से। गली में गली में। तन्हा खड़ा रहता है मकीनों से निकल कर, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। सो जाती है बस्ती तो मकान पिछली गली में, तन्हा खड़ा रहता है मकीनों से निकल कर, और और दुनिया को पिरोएगा नवीद एक लड़ी में, दुनिया को पिरोएगा लड़ी। नवीद दुनिया एक को पिरोएगा नवीद नवीद एक एक लड़ी। लड़ी में, आएगा कोई खाक नशीनों से निकल कर, वाह वाह वाह। दुनिया को पिरोएगा नवीद एक लड़ी में, आएगा कोई खाक नशीनों से निकल कर, वाह। तले आई जमीनों से निकल कर, नवीद आजा भाई। सब शाखों पे दफीनों से निकल कर। वाह वाह वाह। नवीद भाई बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आपका आपका तारुफ अपने अदबिस्तान के नाजरीन से कराकर, अदबिस्तान की जानिब से और मेरी जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। मैं अदबिस्तान और आपकी शख्सियत के हवाले से सिर्फ एक बात कहता हूँ, जी जी। आप आप अदब को जिंदगी और नशो नुमा दे रहे हैं, और एक मुद्दत से मैं जानता हूँ कि आपने अपने आप को हमतन इसके लिए वक्फ किया हुआ है, और मैं आपका बहुत बड़ा फरिश्तार हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतने बड़े काम का जिम्मा अपने सर पर लिए हुए हैं, और अल्लाह आपको बहुत अच्छी सेहत दे, बहुत और भी तरक्कियां दे, और भी इस काम में आगे लेके जाए। और मैं अपने नाजरीन को भी चाहूँगा कि सिद्दीकी साहब, रजा सिद्दीकी साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इनकी समझे दिलजोई करें, हौसला अफजाई करें कि ये अदब के परचम को लेकर वाकई पूरे प्लानट अर्थ को रंगीन कर रहे हैं, सरसब्ज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं नाजरीन से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा हमेशा मुझे मेरी हौसला अफजाई की, और मैं अभी बहुत सारा काम रहता है। मेरी एक किताब तो आ रही है, जंगल का आखिरी कदम, अभी देखें कि शायद 2-3 महीने में आ जाए, प्रेस में जा रही है तकरीबन। लेकिन मैं आपका रजा सिद्दीकी साहब के चैनल की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ही मुझे जो है ना वो रवां दवा रखा हुआ है। और शुक्रिया। खुदा हाफिज नाजरीन, और खुदा हाफिज एवरीवन।